मार को और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, बोले हमने 6 घंटे में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। मोदी बताएं वो कब करेंगे अपना वादा पूरा। संसद में उठा राफेल और 1984 सिख दंगों का मुद्दा, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। सिख दंगा केस में सजा के बाद सज्जन कुमार का कांग्रेस से इस्तीफा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुनाई थी उम्र कैद की सजा। और उधर यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत, विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने किया योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच। दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को लाइव जोड़कर आपको ग्राउंड जीरो की वो तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं जो अब तक कहीं छुपी रहती हैं या कहीं बच जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सटीक जानकारी दे पाएं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के कैदी जो पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कैद कर लिया गया था वो छूटकर वापस आए। उसके अलावा हम बात करेंगे कमलनाथ का एक बार फिर वो विवादित बयान आ गया जिसमें बिहार और यूपी के लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है और मध्य प्रदेश की तमाम जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बाद अब एक बार फिर ये विवाद कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया। उसके अलावा हम बात करेंगे संसद के अंदर हुए बवाल को लेकर, सज्जन कुमार और राफेल पर जो एक तरह से हंगामा हुआ उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र गए थे जहां वो उन्होंने कल्याण के अंदर योजना शुरू की थी और वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने मंच को साझा नहीं किया है। एनडीए के घटक दल हैं, सरकार में साथ हैं लेकिन मंच साझा नहीं करेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के एक विधायक की दादागिरी का कमाल, जो एसडीएम को वो धमका रहे हैं, किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम दिखाएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी एक ऐसा नागरिक जो भारतीय था लेकिन पाकिस्तान की जेलों के अंदर कैद था, उस पर हम अपने साथ ताबिश कमाल को जोड़ेंगे। लेकिन खबर को हम बता देते हैं कि किस तरीके से खबर है, क्योंकि आपने 2001 में एक फिल्म रिलीज हुई थी गदर, जब भारतीय हीरो जो है पाकिस्तान की सीमा में भी घुस जाता है, अपनी प्रेमिकाओं को भी ले आता है, पूरी तरह से 19 करोड़ के बजट वाली फिल्म 135 करोड़ कमाती है। लेकिन रियल लाइफ का ये हीरो जो है हीरो बनके अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है लेकिन वह कैद हो गया और 6 साल बाद पाकिस्तान की कैद से छूट कर आया। ताबिश कमाल, ये हीरो तो जीरो हो गया और बल्कि अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो कैद में या वहां की जेलों में उसके साथ उत्पीड़न किया गया वो बड़ा दर्दनाक बताते हैं। अंसारी साहब हीरो नहीं जीरो हो गए, या एक तरह से पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो प्रताड़ना है, क्योंकि अभी अगर जाधव का मामला देखें और कई और ऐसे मामले थे जो अभी तक पाकिस्तान की जेलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहला मामला नहीं है जाधव का, आपने सवाल रखा है। सरबजीत भी एक मामला है, सरबजीत को लेकर भी यही हुआ था, बहुत ज्यादा इस पर सरबजीत पर तो फिल्म तक आ गई थी, एक फिल्म बन गई थी और पूरा मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था। लेकिन जिस तरह से 6 साल के बाद एक और वापसी हो रही है, हामिद वापस अपने घर पहुंचेंगे, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्या इमरान खान का दिखावा है, जिस तरह से करतारपुर बॉर्डर से शुरुआत की गई है, भले ही नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा घेरे में रहे, कांग्रेस पार्टी घेरे में रही और उसके बाद फिर पीठ भी थपथपाने की कोशिश की गई, लेकिन हामिद की वापसी एक बार कहीं ना कहीं फिर यह बात खोलने की कोशिश करती है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से वही मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध एक बार बने थे। क्या फिर एक बार पाकिस्तान, जिस तरह से इमरान खान कहते थे कि हमें पड़ोसी मुल्कों का साथ लेना है, पड़ोसी मुल्कों को साथ लेकर के चलना है, क्या हकीकत में पाकिस्तान उसी तरीके से आएगा? हालांकि हामिद वापस आ रहे हैं और आज पूरा देश खुश है। 6 साल से उनके परिवारजन उस बॉर्डर की तरफ आस लगाए बैठे थे कि कब उनका घर का चिराग वापस हिंदुस्तान आएगा। और देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है सब कि जब हम लोग एक नेटवर्क सोशल साइट्स देखते हैं और सोशल साइट्स पर बहुत कॉमन सी चीज दिखाई जाती है कि किस तरह से वहां पर बहला दिया जाता है, किस तरह से वहां बहला फुसला करके फंसाया जाता है, और उसी के तहत हामिद वहां चले जाते हैं और वहां जाने के बाद किस तरह से उस लड़की की तलाश करते हैं,
पूरी गदर मूवी एक तरह से तैयार थी। आज पूरा देश उस गदर मूवी की मिसाल दे करके और यह बात दिखा रहा है कि हामिद उस गदर के भले ही सनी देओल नहीं है, सनी देओल तो कुछ लेकर के लौटे थे। मैं आपको ताबिश एक पर्सनल एक शेयर करता हूं। मेरे पड़ोस में एक शख्स रहता था, दिल्ली में वो नौकरी करता था, अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। पाकिस्तान की जेल में गया और जब लौट के आया तो न चल सकता था, न फिर सकता था, न सुन सकता था और एक जिंदा लाश के तौर पर मैंने उसे कई साल देखा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। बिल्कुल मैंने ये चीजें देखी। कुलदीप जाधव का मामला आप देखें, सरबजीत का मामला देखें, अब ये 6 साल बाद हामिद निहाल अंसारी लौट कर आया है। उसके साथ जो वहां गुजरा है वो बड़ा दर्दनाक है। पहले सुन लेते पीड़ित के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुन लेते, फिर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी लोग गदर के हीरो नहीं होते। वहां जाके फंसने के बाद उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है वो बड़ा दर्दनाक है। पीड़ित के परिवारजनों की सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सरकार भी, वहाँ की पाकिस्तान की सरकार भी भेज रही है और वहाँ के काफी अच्छे लोगों ने हमारी सहायता की। यहाँ भी काफी अच्छे लोग हमें मिले जो पूरी तरह से एनजीओज वगैरह जो हमारे साथ रहे। यहाँ वे लोग जो अमन पसंद हैं, जो जानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, इंसानियत सभी धर्मों से, सभी सरहदों से सबसे ऊपर होती है, तो लोगों ने इंसानियत और शांति के लिए काम किया। और आज जो फतह हो रही है, जो जीत अगर होगी तो वो प्रेम शांति की होगी, क्योंकि हामिद का कोई इरादा गलत नहीं था, कोई डिस्ट्रक्टिव गलत काम के लिए नहीं गए थे। वो उनके इंसानियत से ही भरपूर एक जज्बा था जो दोस्ती और मोहब्बत भाईचारे का था। तो इस दोस्ती मोहब्बत और भाईचारे की एक तरह से हम ये कहेंगे कि वो इस वजह से ही वापस आ रही हैं और हम चाहेंगे कि दुनिया में ये कायम रहे और जो अमन के पुजारी हैं वो इस अमन के पैगाम को और लोगों तक पहुंचाएं और हामिद के जैसे जितने लोग बेगुनाह हैं वो सब दोनों ही मुल्कों में उन्हें छोड़ दिया जाए और वो अपने मुल्क चले आए। नया सवेरे की हम आज उम्मीद करते हैं। ये इतना उम्मीद अफजा बात है कि हम चाहते हैं कि दूसरे जितने भी परेशान हाल लोग हैं जो इस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, सबकी परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि मेरे जहन में एक फ्रेज है जो अरबी का फ्रेज है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैर खत्ताइन अत्तवाबून, कि हर आदमी खताकार है, हर के दामन पे कुछ ना कुछ दाग है। इंसान जो है खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करता है। तो तौबा तो बहरहाल करेगा ही हर आदमी जो है तौबा करने के लिए, ताकि उसकी जो है परमात्मा उसकी दुख में शामिल हो जाए। तो ये बात होती है। और हामिद ने भी बहैसियत इंसान के अपनी गलती तो बहरहाल की, और लेकिन उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव कुल्ली बनी खत्ताउन यानी हर आदमी खता का बना हुआ, उसमें डिस्ट्रक्टिव नहीं था, ये कहना है उसके फादर का। लेकिन हम वही हैं जिसने 90,000 से ज्यादा फौजियों को, पाकिस्तानियों को बाइज्जत घर भेजा था, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वो हमारे कैदी थे। लेकिन कुलदीप जाधव हो या फिर सरबजीत का मामला हो या कोई और कैदी, जिस तरह से वहां की जेलों में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, ताबिश अपने आप में गंभीर है। कम से कम ये तो देखा जाए कि उस आदमी का मोटिव क्या था। वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में वहां गया, उसका कोई जासूसी का ऐसा इरादा नहीं था। देखिए आजाद साहब, एक बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के जो रवैया है वो किस तरह का है। उनके तो मुझे लगता है कि शायद डीएनए में आतंकवाद है। तो वो वहां पहुंचने वाले हर इंसान को, चाहे वो बेगुनाही क्यों ना हो, वो उस आतंकवादी की नजर से देखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम इस डीएनए को पूरी दुनिया के सामने दिखाएं। तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान अपनी लचर रवैये की वजह से, अपनी दरिया दिली की वजह से आज तक पाकिस्तान पर एक ढीला रूप अपना इख्तियार करता रहा है। पाकिस्तान की सेना किस तरह से भारतीयों पर अत्याचार करती है, कारगिल से लेकर के आज तक किस तरह से कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और हर बेगुनाह को, बेकसूर व्यक्ति को वो अपनी जेलों में प्रतिपादित करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, सरबजीत से, जाधव से और तमाम ऐसे मामले हुए हैं जो सामने आए हैं। हालांकि आज एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आई है। एक दिव्यांग और बॉर्डर क्रॉस कर जाता है और वहां पे उसके परिवार वाले भी जम्मू के अंदर ये सोच करके बैठे हुए हैं कि शायद जिस तरह से हामिद छूट रहा है तो एक और दिव्यांग वापस आ जाएगा। लेकिन ये समझना होगा सरकारों को कि कई बार ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, लेकिन उसके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हामिद बेकसूर थे, बेगुनाह थे, पूरी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। पाकिस्तान खुद इस बात को मानता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस नहीं थे, बावजूद उसके पाकिस्तान ने किस तरह का व्यवहार किया है। तो पाकिस्तान का तो मैं कहूंगा डीएनए ही शायद इस तरह का, पाकिस्तान का पूरा डीएनए फेल है, डीएनए खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कमलनाथ ने आते ही
कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। पहली फाइल वो कहते हैं कि मैंने जो सिग्नेचर किए हैं वो कर्ज माफी की फाइल पर किए हैं, और साथ ही उन्होंने एक तरह से यह भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर एक आयोग भी बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चर्चा में बने रहे या फिर मध्य प्रदेश के लोगों को रिझाएंगे, उसके लिए उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को एक तरह से रोकने की बात कही। 70% जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए किया। मनीष देशवाल हमारे साथ रहेंगे और अपने रिपोर्टर को भी जोड़ने की कोशिश करें। मनीष, एक बार फिर वो यादें ताजा हो गई जो महाराष्ट्र में देखने को मिलती थी। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये इस तरह की सोच वाले लोग थे। कई बार बिहार बाहर के लोगों को लेकर राजनीति रही है। क्या पूरे देश पर, पूरे देश के सभी नौजवानों का हक नहीं है? जी बिल्कुल, जो कमलनाथ जी का बयान आया है एक तरह से काफी निंदनीय है और इसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए, क्योंकि हम इस देश को अलग अलग राज्यों में नहीं बांट सकते। और जो उन्होंने बयान दिया कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी के एक मन में एक हिंसा की भावना को पैदा करता है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब ये बयान दिया तो उनको देने से पहले ये बात भी सोचनी चाहिए थी कि मध्य प्रदेश के लोग भी बाकी राज्यों में जाकर रोजगार करते हैं। अगर उनको ये बयान देना तो पहले मध्य प्रदेश के जो युवा है उनको वापस बुला लेना। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए सहारनपुर के दामाद भी हैं वो यूपी के। जी बिल्कुल, वो बात अलग है, लेकिन वो बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी को छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से काफी टाइम से काम कर रहे हैं और एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी, सिर्फ ये युवा जो है बाहर जाकर रोजगार करते हैं, बल्कि यूपी जो स्टेट और बिहार है वो काफी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार भी देता है। हाँ मनीष, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। मनीष सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह देखते हैं इस फैसले को कि मध्य प्रदेश के नौजवानों का 70% अधिकार है, बिहार और यूपी के लोग नहीं आएंगे? मनीष सक्सेना जी बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम जानकारी लेते हैं। चलिए पहले आपको कमलनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो अपने फैसले को सुना रहे हैं, फिर बीजेपी का रिएक्शन लेते हैं, फिर मनीष सक्सेना जी के पास दोबारा चलेंगे, उनसे कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मनीष देशवाल भी बने हुए हैं। पहले सुन लेते कमलनाथ ने कहा क्या है। मैंने पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। साथ साथ हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो, कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। कमलनाथ जी खुद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बंगाल में शिक्षा हुई, इंडस्ट्री सारे प्रदेश के अंदर उद्योग चला रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता इस प्रकार जिस प्रदेश में पैदा हुए वहाँ के लोगों की नौकरी के बारे में आपत्ति ले। मध्य प्रदेश में पहले से ही 70% से ज़्यादा नौकरियाँ उद्योगों के अंदर मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलती है। इस प्रकार अलगाववाद और क्षेत्रवाद की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कमलनाथ जी ने उत्तर प्रदेश बिहार के कर्मठ लोगों की, परिश्रमी लोगों के पुरुषार्थ को अकारण छेड़ा है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अभी नया दायित्व ग्रहण किया है, गंभीरता से काम करें। ऐसा जी हाँ, इस मुद्दे पर हमारे साथ सूरज भान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं मध्य प्रदेश से। सूरज भान जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या चाहते हैं आप, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं कि आप बिहार और यूपी के लोगों को नहीं आने देंगे? जी, मध्य प्रदेश एक नया मॉडल बनेगा यूथ को आकर्षित करने के लिए। हम ये चाहते हैं, और कमलनाथ जी ने जो विश्वास इंडस्ट्रियल हाउसेस को दिया था और छोटे किसानों के लिए कांग्रेस ने जो वचन पत्र में वादा किया था, यूपी और बिहार के लोगों को नहीं आने देने का वादा नहीं था। देखिए, हिंदुस्तान के आर्टिकल 14 के अंदर जो है वो तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कोई भी आदमी लेकिन आपको मालूम है कमलनाथ जी खुद कहाँ के हैं? नहीं, वो तो अभी बाबूलाल गौर जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वो तो उत्तर प्रदेश के थे। जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप लोगों को तो आने देंगे, राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नौकरी के लिए नहीं आने देंगे। दामाद भी वो सहारनपुर के ही हैं।
देखिए, हमने अपने वोटरों को, युवा वोटरों को, जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं, हमने उनसे कहा था हम आपके लिए रोजगार करेंगे। हमने बीजेपी जैसा 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा नहीं किया। मतलब आपने तो कहा था कि रोजगार देंगे, में... लेकिन इधर बेरोजगार कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मनीष जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी लीडर हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये कौन सी राजनीति है कि एक जगह से बेरोजगार और दूसरी जगह रोजगार दिया जाएगा? आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, कमलनाथ जी के बयान की आप गणना करेंगे तो जब ये केंद्र में मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने उलुल जुलुल बयान दिया था। उन्होंने याद रहे, जब खाद्यान्न संकट था देश में तो उन्होंने बोला था कि अब गरीब 2 टाइम भोजन करने लगा है तो खाद्यान्न का संकट है। ये समस्या के समाधान की जगह केवल ऐसा वातावरण दूषित करते हैं और जनता का ध्यान भ्रमित करते हैं। भ्रम में रह करके ये काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने जनता को भी भ्रमित किया है। मनीष जी, ये खुद तो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, इनकी ससुराल भी यूपी में है, सहारनपुर में, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं आने देंगे, बिहार के लोगों को नहीं आने देंगे। वो आर्टिकल किसी का जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे आप सहमत हैं या आपको एक मुद्दा मिल गया है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात जो है मैं उसको पूरी गंभीरता से समझ रहा हूँ। और आप कभी भी गणना करेंगे कि कमलनाथ जी की जितनी उम्र है उतने घंटे भी वो एक साथ कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं रहे। उनको मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। भूपेश जी, ये किस कह रहे हैं कि पूरा समय देते नहीं है, लेकिन सिर्फ इस तरह के बयान देकर राजनीति में बना रहना चाहते हैं। सूरज भान जी, आपने जी, मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो मनीष भाजी थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या उन लोगों का, बीजेपी वालों का योगी जी पे से भरोसा उठ गया है कि उत्तर प्रदेश का आदमी पलायन करके मध्य प्रदेश में आ रहा था तो उनको चिंता लग गई? अभी तो 24 घंटे नहीं हुए कमलनाथ जी को शपथ लिए हुए, उनकी जन्मभूमि और उनके ससुराल की बातें आ गई। चुनाव के अंदर कि हरिचंद्र, देखिए सवाल आपने उठाया नहीं, आप काल्पनिक क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते कि हमारी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से लोग भाग रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ? आप क्यों नहीं कहते? किया था उसके नवनिर्माण का संकल्प माननीय योगी जी ले रहे हैं। आप तो आपको इतना बुरा क्यों? अगर आपने जो मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाया है इसको आप व्यवस्थित करें। आप यूपी की चिंता न करें श्रीमान जी। नहीं तो आपको कमलनाथ जी ने ये कहा, देख रही है सरकार बने हुए 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन बयान विवादित आने लगे कि यूपी और बिहार के लोग नहीं आएंगे। मनीष देशवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है। मनीष, क्या लगता है, ये राजनीति है, विकास है, या कहीं चर्चा में बने रहने का खेल है? जी बिल्कुल, ये राजनीति और चर्चा में बना रहना खेल है, क्योंकि बयान देने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था। वे खुद कानपुर से आते हैं और वहां जाकर सीएम बन जाते हैं। जब मध्य प्रदेश की जनता एक कानपुर के लड़के को, एक राजनेता को स्वीकार कर सकती है तो फिर रोजगार कोई कहीं भी कर सकता है, क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे सरदार पटेल जी ने पूरा जीवन खपा दिया और आज के राजनेता जो है इस देश के युवाओं को बांटने में लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष देशवाल। और मैं आपको बता दूं, यूपी, दिल्ली, खासतौर से दिल्ली तो कम से कम 90% बाहर के लोगों से है, जिसको लेकर कभी आपने बयान नहीं सुना होगा। ये एक्सेप्टेंस है। यूपी के अंदर भी मुझे लगता है पूरे देश से लोग आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। खेत से लेकर खलियान तक, मशीन से लेकर मशीनरी और फैक्ट्रीज तक, बड़ी बड़ी कंपनीज में और सरकारी नौकरियों में भी बाहर के लोग हैं। लेकिन यही ब्यूटी है इस देश की कि कोई भी भारतवासी कहीं भी जाकर काम कर सकता है। ये जो बांटने वाली राजनीति है कहीं ना कहीं गंभीर है और लोगों को, सभी पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन सी राजनीति है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं संसद की, जहां पर आज सज्जन कुमार को लेकर और राफेल मुद्दे को लेकर हंगामा। और खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे, किस तरह से आज राफेल का मुद्दा भी छाया रहा और सज्जन कुमार को लेकर भी रहा और कल तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया है। मुद्दे तय होंगे वहां पर, देश की दिशा और दशा तय होगी, या ये हंगामेबाजी होगी? जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया वहां पर हंगामे के बाद संसद को एक तरह से कल तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। देखिए, ये जहां तक राफेल की बात है तो ये एक तरह से चुनावी मुद्दा है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज 5 दिन हो गया और पांचवें दिन भी प्रश्नकाल नहीं चला। यानी जो जनता से जुड़ी हुई जो प्रश्न था, जो समस्याएं उठानी थी, वो आज भी नहीं उठ पाया और संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। एक दिन और बर्बाद हो गया संसद का। जहां तक राफेल की बात है तो राफेल कहीं ना कहीं ये 2019 को लेकर कांग्रेस को जिस तरह से 3 राज्यों में जीत मिली है, वो कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दा को अगर बनाए रहे तो 2019 में इसका फायदा मिल सकता है।
वहीं बीजेपी ये चाहती है कि इस मुद्दे को पलटवार करके, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उसे क्लीन चिट मिला है उसके बाद से वो आक्रामक हो गई है। और यही संसद में देखने को मिला कि दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ से जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर तख्तियां वहां दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेपीसी गठन को लेकर जनता को आम भाषा में आज बात करते हैं। जनता अपने सांसद को चुनती है, लाइन में लगती है और ये उम्मीद करती है कि ये सांसद जाकर उसके क्षेत्र की बात संसद में रखेगा और देश के लिए बात होगी, उसके लिए कानून बनेगा या कोई दिशा निर्देश जारी होगा। सिर्फ साल में 3 सदन चलते हैं, तीनों सदनों के अंदर कितना काम होता है ये आप पिछले रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं। और आज भी आप जिक्र कर रहे हैं, खुद ही आपने कहा कि 5वां दिन है लेकिन काम नहीं हो पाया है। कहीं श्रद्धांजलि हो जाएगी, कहीं अड़जन हो जाएगा, कहीं हंगामा होगा। तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उद्देश्य है, क्या लगता है वो पूरा होता है? क्यों? क्योंकि हालांकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत ही अर्जन किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये आम आदमी को इसमें मिल क्या रहा है? आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप ये देखें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस एक दिन उसे 5 साल में वोट देने का अधिकार मिलता है। वो ये सोच के वोट करता है कि शायद ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो संसद में जाएंगे और हमारे हक की बात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि कितने ऐसे सांसद हैं जो अपने इलाके की समस्या उठाते हैं? कुछ सांसद हैं जो सांसद हैं जो संसद भवन में इस तरह की बातें करते हैं, अपनी समस्या उठाते हैं। लेकिन जितने भी सांसद हैं वो या वहां जाकर पार्टी में बढ़ जाते, फिर देश की जो समस्या होती है उसको लेकर हंगामा करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और जनता को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर 5 साल के बाद जनता वहीं घूम के आती है, एक बटन दबाती है और फिर कोई दूसरा पहुंच जाता है। समस्या जहां थी वहीं का वहीं बरकरार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी फिर एक बार कल तक के लिए अड़जन हो गई है। कितने दिन चलेगी, कितने दिन काम होगा, क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। क्या उस सब के बावजूद हम यहां नौकरी करते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, सैलरी कटती है, लेकिन इनकी सैलरी भी नहीं कटती? यह बड़ा सवाल है और सभी के साथ यह बड़ा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब हम एक और खबर की। महाराष्ट्र के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। कल्याण में वहां पहुंचकर उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। काफी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन मंच पर उद्धव ठाकरे के साथ मंच को साझा नहीं किया। जो एनडीए में शामिल है शिवसेना, वो मंच पर शामिल नहीं थी। अगर आप देखेंगे दिल्ली से यह परंपरा शुरू हुई थी। पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। कभी मनोज तिवारी की लड़ाई हो जाती है, कभी अमानतुल्लाह खां की लड़ाई हो जाती है, कभी सिग्नेचर ब्रिज पर बीजेपी को नहीं बुलाया जाता, कभी किसी और उद्घाटन में, मेट्रो के उद्घाटन में आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया जाता। अब वहां पर उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। नरेंद्र पुरी जुड़ गए हमारे साथ, संवाददाता है हमारे। नरेंद्र पुरी, किस तरह के वो वहां पर सीन था? पहले लोगों को, दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं कि कौन कौन लोग मंच पर थे और पीएम मोदी ने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया है, किन किन का उद्घाटन किया है? आजाद जी, जो प्रधानमंत्री का जो आज का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के लिए कुल 41,000 करोड़ की सौगात जो है प्रधानमंत्री ने यहाँ दी है, जिसमें 2 कॉरिडोर मेट्रो की जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी स्कीम के तहत 90,000 गरीब तबके के लोगों को जो है आवास देने की योजना का ऐलान भी आज यहाँ करना था। और एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उन्नति को दर्शाया। साथ ही साथ 99% जीएसटी के अंतर्गत जो वस्तु आई तथा जो 2 बड़े मुद्दे थे, जो राफेल पर क्लीन चिट और सज्जन कुमार 1984 के दंगे को लेकर भी मोदी बोले। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में जितने भी जो तय निर्धारित कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं युति वाली जो पार्टी है, जो महाराष्ट्र राज्य में जो कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ चलती है, उनके नेताओं को, उद्धव ठाकरे को यहाँ निमंत्रित नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये कड़वाहट जो है आगे जरूर बढ़ेगी। यानी आपको लगता है जिस तरह से लगभग 4 साल तक टीडीपी साथ रही है, चंद्रबाबू नायडू साथ रहे हैं, लेकिन अब वो अलग हो गए। पीडीपी लगभग 3 साल तक सरकार में रही, वो अलग हो गई, वो कुशवाहा अलग हो गए। अब अगर बात करें, शिवसेना साथ जरूर है लेकिन मंच पर नहीं है। क्या मैसेज जाए जनता के बीच में इसका? बिल्कुल, यही मैसेज जो है राज्य के आंतरिक सभाओं में, सभी कार्यक्रमों में भाजपा के बड़े नेता, यहाँ तक मुख्यमंत्री कई बार सेना के अटूट साथ की बात कर चुके। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां थी तो अपनी यूती पार्टी जो मजबूत कद्दावर पार्टी है और उनके साथ सत्ता में भी बनी हुई है, उनकी जो गैर मौजूदगी है बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। यानी यूती पार्टी जो है, जिसको कहते हैं गठबंधन वाली पार्टी, मराठियन में यूती गठबंधन को शायद कहते हैं, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन में दरार है या उस परंपरा का निर्वाह? जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मंच साझा नहीं करते हैं दोनों, क्या अब महाराष्ट्र में भी ऐसा देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल यही बात हुआ है। जिस तरह बातें हुई है राफेल डील को लेकर हुई, कुछ जो भी मुद्दे भाजपा के खिलाफ आए हैं, गठबंधन में रहने के बावजूद भी जो शिवसेना है उनका मुखपत्र रहा है सामना, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कटाक्ष हुआ है। बावजूद उसके मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, मैं सोच रहा था कि सामना आ चुका होगा, क्या सामना में कुछ गर्मी दिखाई है, कुछ नाराजगी का इजहार किया है, क्योंकि अब वो लगभग प्रकाशित होकर लोगों के बीच में आ चुका होगा। जी खालिद जी, इस पर अभी नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही सामने आता है आप नजर बनाए रखें, कुछ भी होगा तो हम उस पर आपसे फिर डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक विधायक की, उस दबंगई की जो ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे। उदयभान सिंह है, विधायक हैं, फतेहपुर सीकरी के हैं, लेकिन गरिमा सिंह एसडीएम है, उनको किस भाषा में वो बात करते हैं जरा पहले वो सुनवा देते हैं, फिर रवि श्रीवास्तव से बात करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। हालांकि डेमोक्रेसी की, हमारे जो फेडरल सिस्टम की ब्यूटी यही है कि ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे का समन्वय बनाने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो नजर रखें, नजर बनाए रखें, और लोकतंत्र की ये ब्यूटी है। लेकिन उस ब्यूटी में दबंगई आ जाएगी तो यकीनन सवाल खड़ा होगा। पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं विधायक जी, फिर रवि श्रीवास्तव के पास चलेंगे। आप हमसे आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूँ, आप मेरे से बात करेंगे, मेरी ताकत का एहसास नहीं है, लोकतंत्र की ताकत का एहसास नहीं है। पीछे एक नौकर शर्मनाक है, लेकिन दिल चाहता है कि जनता को बार बार सुनाया जाए। तो मुझे जानती नहीं हो, मैं यहां का विधायक हूं। विधायक जी को कोई पहचानेगा, वो अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, किस भाषा में करा रहे हैं, और उनका यह कहना कि तुम मेरी ताकत नहीं जानती हो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जिस भाषा में विधायक जी संबोधित कर रहे हैं, रवि श्रीवास्तव, क्या लगता है ये कौन सी भाषा है? दबंगई है, मनमानी है, या कहीं ना कहीं इसको कैसे देखा जाए? जी, मुझ जैसे इस तरह का लड़का तो ये नहीं तय कर पाएगा किस तरीके की भाषा है, लेकिन यकीनन इस भाषा को कह सकते हैं कि गलत है, खासकर एक एसडीएम के साथ जो प्रशासनिक तौर पर एक अच्छे पद पर है। रही बात इस पूरे मामले की, खालिद जी, हुआ ऐसा कि फसलों की जो कुछ वहां के आगरा की पूरी खबर है, वहां के किसानों की जो फसल है वो खराब हो गई थी, जिसके लिए 33 करोड़ का मुआवजा आया था। अब कुछ जो किसान है वो विधायक जी के पास गए और ये फरियाद लेके गए कि जो प्रशासन है उनकी मदद नहीं कर रहा था। इसको लेकर अब वो भी पूरे फिल्मी अंदाज में गए और पूरे आपने देखा होगा वीडियो में किस तरीके से पहले वो कह रहे हैं कि उनकी ताकत क्या है, और उसके बाद जब उन्होंने कैमरे को देखा तो वो अपनी ताकत को लोकतंत्र की ताकत जोड़कर बता रहे हैं साफ। लेकिन रवि श्रीवास्तव, हमारे साथ कपिल भी जुड़ गए, कपिल अग्रवाल संवाददाता। लेकिन मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूं। जनता उम्मीद करती है प्रशासन से, प्रशासन के लोग काम नहीं करेंगे, फिर वो विधायक के पास जाते हैं, विधायक जाके डांट डपट करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लचर हो गया है, ब्यूरोक्रेट्स बेकाबू हैं, विधायक जब जाते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए दोनों में नुकसान जनता की, क्योंकि शासन वर्सेस प्रशासन की लड़ाई है। एक तरफ शासन है जो भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जनता पर जुल्म कर रहा है, और अगर ऐसे विधायक मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कपिल अग्रवाल जुड़ गए हैं, क्योंकि रवि तो कह रहे हैं कि मैं यहां पर मौजूद हूं और मुझे जैसा लड़का ज्यादा नहीं कह पाएगा, लेकिन कपिल अग्रवाल से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहे थे। कपिल, क्या विवाद था ये? अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप ये वीडियो में साफ देख रहे हैं कि विधायक जी खुद अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, और अपने उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, जो जनता में मंशाएं लगातार योगी आदित्यनाथ जी देने की हर मंच से कोशिश करते हैं, उस मंशाओं को कहीं ना कहीं उनके विपरीत जाते नजर आ रहे हैं। ये ताजा मामला ताजनगरी आगरा का है, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एसडीएम गरिमा सिंह है और उसको लगातार क्वेश्चनों से विधायक जी अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए लेकिन कपिल एक सवाल ये आता है कि ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं करप्ट हो गई, तो करप्ट लोगों की सुना जबान बंद हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, वो फिर सुनने की आदत हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है या वो निकम्मे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी जाहिर होता है कि प्रशासन के लोग अगर काम नहीं करेंगे और विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का दबाव बनेगा, तो ये जो विवाद है ये देखने को मिलेगा और ये बढ़ेगा। ये कैसे कंट्रोल होगा, सवाल ये है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ताजनगरी के अंदर के जो आगरा के सभी 9 विधायक हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। ये ताजा फतेहपुर सीकरी के जो विधायक हैं चौधरी उदयभान सिंह, वह किसी गैर कानूनी काम के लिए लगातार एसडीएम के ऊपर कुछ दिनों से प्रेशर बना रहे थे। लगातार एसडीएम उनके उस बात का खंडन कर रही थी, जिसके कारण उस दिन एक दिन विधायक को गुस्सा आ गया कल, और जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हैं विधायक जी उनको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल अग्रवाल। हमने कई सभाओं में, मैं नाम नहीं लूंगा उन बड़े नेताजी का, उन्होंने सामने बैठकर कहा कि ये डीएम तो निकम्मा है, इसको तो मैं यहीं खड़े के खड़े सस्पेंड
करती हूं। आप समझ गए होंगे कौन है, तो कम से कम ये आप देख लें कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी अगर निकम्मी होगी और खास तौर से जनप्रतिनिधि अपनी पर आएंगे तो जरूर कार्रवाई भी होगी और ऐसे आपको वीडियोज और भी मिलेंगी। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।